गर्मी है ना, साथ में वो लाया करो, वो हाथ वाला होता है, क्या आता है वो ऐसे ऐसे करके, हाँ वो वाला पंखा लाया करो। हाँ वो भी बात है, गर्मी हवा लगेगी। इसमें एग्जॉस्ट फैन होते हैं ऊपर से, तब वो तो उनको सही जो बच्चे पंखे के नीचे बैठे हैं उनको थोड़ा बहुत आराम तब भी है ना, और जो बेचारे इधर उधर बैठ गए जहाँ पंखे ही नहीं है तो उनसे पूछो क्या हालत हो रही है। चलो कोई नहीं, गर्मी पड़ रही तो क्या किया जाए। हम लोगों ने कल इस वाले क्वेश्चन की बात करी थी, हमने बात करी थी एल बराबर क्या होता है सर, आई ओमेगा। एल बराबर होता था हमारा आई ओमेगा, जहाँ आई हमारा क्या होता था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता था मूवमेंट ऑफ, और ओमेगा ठीक है। तो एल बराबर तुम्हारा हो गया आई ओमेगा, ये मैंने प्रूव भी करवाया था, क्योंकि एल बराबर हमने क्या कहा था, क्या होता है, आर क्रॉस पी, एल बराबर आर क्रॉस पी, और टाउ के फार्मूला लिखवाए थे, टाउ बराबर क्या होता था, आर क्रॉस एफ, और एक होता था टाउ बराबर एफ क्रॉस आर। ठीक है, इन दोनों में कल मैंने डिफरेंस भी बताया था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने इस बात को भी बताया था आपके कि टाउ बराबर आर क्रॉस एफ और टाउ बराबर एफ क्रॉस आर, ये कब कब लगता है, कब कब। और एल बराबर क्या होता था, आर क्रॉस पी, पी क्या होता है, मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है, एम बी, तो पी बराबर तुम्हारा होता है एम इंटू बी, जहां पर इस पी को हम लोग बोलते थे लीनियर मोमेंटम, इस पी को बोलते थे लीनियर मोमेंटम। और मैंने बात करी थी, मैंने बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी थी, ठीक है, बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी थी, इसकी बात करी थी, एल बराबर आई ओमेगा होता है, हमने इसके बारे में भी जिक्र किया था, इसके बारे में भी बात करी थी। ठीक है, जैसे उसीसते हैं ना किसी चीज़ को, ऐसे बॉडी पूरी उस ओवल सी रही है कहते हैं, जैसे मोमोज नहीं होते, मोमोज कैसे बनते हैं, नीचे से, हाँ नीचे से पानी गर्म करते हैं हम लोग, पानी गर्म करने के बाद में उसमें भाप लगती है, ऐसे बॉडी को लग रही है, ऐसे भाप लग रही है, नहीं इससे होता है नहीं है, ठीक है। चलो कर लिया सही, अब हम लोग बात करेंगे। ठीक, अब देखो इसमें देखो उस दिन हमने पढ़ दिया था, उसके बाद तो हम अगले पढ़ते हैं। अब ध्यान दो बच्चों सभी लोग, इसलिए मैंने तुमसे कहा मुझे एंगुलर मोमेंटम बताना है किसी रिजिड बॉडी का जो किसी एक एक्सिस के अलोंग घूम रही है, रोटेट कर रही है, यानी कि घूम रही है। देखो कैसे, मैंने कहा मान लो मेरे पास में एक बॉडी है, वो बॉडी किसी एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर रही है, यानी कि घूम रही है। अगर वो बॉडी किसी एक्सिस के अलोंग रोटेशन करेगी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, एंगुलर मोमेंटम। तो मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस पी, यही तो मैंने लिखवाया था, आर क्रॉस पी। और आर क्रॉस एफ क्या होता है, आर क्रॉस एफ टॉर्क होता है, क्या होता है, टॉर्क होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ जरा बताना, अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँ dl ओवर dt, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हम लोग पहले कैसे करेंगे, पहले r ऐसे ही और p का डिफरेंशिएशन प्लस
आर का डिफरेंशिएशन और पी ऐसे ही, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन, हाँ ये डिफरेंशिएशन इस टाइप से करेंगे। देखो पहले वाला ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसे ही, पहले का क्या कर दो डिफरेंशिएशन। अब बताओ मुझे, कोई बच्चा मुझे बताएगा सर dp अपॉन dt क्या होता है, ये बताओ। नहीं, p यहाँ पर मोमेंटम है, ध्यान रखना, p यहाँ पर क्या है मोमेंटम, p मोमेंटम है। मुझे बताओ dp अपॉन dt क्या हो जाएगा, फोर्स। क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये मैं बताया था न्यूटन के सेकंड लॉ में। न्यूटन के सेकंड लॉ में होता है dp अपॉन dt, ये तुम्हारा हो जाता है फोर्स। और dr ओवर dt क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होती है, ठीक है। और p ऐसे ही। अब तुम देखो, तुम लोगों को पता है dl ओवर dt, r क्रॉस f क्या होता है, बोलो r क्रॉस f क्या होता है, टॉर्क। क्या होता है, अब तुम जरा इसकी कहानी सुनो, इसकी कहानी अगर हम लोग सुनाएं आपको, इसकी बेटा p क्या होता है मोमेंटम। जरा देखना एक बार, m इंटू p की जगह रखा मैंने mb, m इंटू p। अब जरा देखना, यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में तुम्हें पता है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में तुम्हें पता है i क्रॉस i क्या होता था, और j क्रॉस j, ऐसे ही k क्रॉस k भी, यानी कि सेम होते हैं तो क्या हो जाता है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल अगर जीरो हो जाता है, तुम्हें पता है साइन जीरो क्या होता है, जीरो। ऐसे ही देखो, ये भी b वेलोसिटी और ये भी b, दोनों सेम हैं और दोनों कैसे होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी। इसीलिए ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, सिर्फ तुम्हारे पास में बचेगा dl ओवर dt बराबर टाउ। सही है। फिर देखो इस कहानी से हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला ये कि टॉर्क इज इक्वल टू, ये टॉर्क है ना, t मतलब टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू rate of change of angular momentum, rate of change of angular momentum। इसका मतलब ये हुआ dl ओवर dt किसके बराबर है, टॉर्क। तो dl ओवर dt बराबर होता है टॉर्क के। अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेशन कर रही है, इसका मतलब ये है कि उस पर जितना टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क बराबर होगा dl ओवर dt। ठीक है, हाँ ये उतारो, फिर इसका ही अगले इसी पे डेरिवेशन और करें। अभी इसी पे डेरिवेशन और है, dl ओवर dt। ठीक है, तो तुमको खाली ये याद रखना है कि dl ओवर dt टॉर्क के बराबर होता है, बस dl ओवर dt इक्वल टू टॉर्क, बस इतना याद रखना। अब देखो उसके बाद चलो एक बात जरा समझो, अब जो बदल गया वो वापस ही नहीं है, बता गया। देखो एक बात तुम जानते हो, तुम बताओ मुझे dp ओवर dt क्या होता था, फोर्स। क्या होता था, और dp बराबर क्या होता था, f डॉट
dt, F डॉट, और यही बेटा अच्छा ये होता था, और ये किसके बराबर होता था? इम्पल्स के। जिसको भी पता हो, मैंने पढ़ाया था, ये किसके बराबर था? इम्पल्स। इसी प्रकार से तुम जरा इसमें ध्यान करो। इसमें अगर हम लोग ध्यान करें, देखो यहाँ पर dl ओवर dt बराबर है टॉर्क के, तो dl किसके बराबर है? टॉर्क इंटू dt, टॉर्क इंटू dt। और ये टॉर्क इंटू dt यही तुम्हारा क्या कहलाता है? इससे पहले एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स यही कहलाएगा तुम्हारा एंगुलर इंपल्स। तो देखो इंपल्स का इससे पहले जो इंपल्स था वो लीनियर इंपल्स था। वहां इंपल्स का फार्मूला क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। यहां पर जो एंगुलर इंपल्स का फार्मूला है वो है टाउ इनटू dt। इससे पहले क्या था? फोर्स इनटू dt। मैंने तुमसे इससे पहले भी बताया था, मैंने कहा अगर कोई भी चीज सीधी रेखा में चल रही है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसे हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज घूम रही है तो 100% उस पर फोर्स तो लग ही रहा है, उस पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। और कोई भी वस्तु अगर घूमती है तो वो टॉर्क के कारण घूमती है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जैसे यहाँ पर फोर्स था तो यहाँ पर क्या है? टॉर्क है, टॉर्क है। तो टॉर्क इंटू dt को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर इंपल्स। और यहाँ पर ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर इंपल्स। ठीक है, हाँ। तो एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज होगा वही तुम्हारा एंगुलर इंपल्स कहलाएगा। या फिर टॉर्क इनटू छोटा सा टाइम, टॉर्क इनटू छोटा सा टाइम। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई भी तुम्हारा क्या कहलाएगा? एंगुलर इंपल्स। वो भी तुम्हारा एंगुलर इंपल्स होता है। ठीक है, इसे लिखो, फिर अगले बढ़े, अगला डेरिवेशन करें। एंगुलर मोमेंटम, बता दिया, इसको भी लिख लिया। ठीक, अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एक बात समझो, अभी तुमने बताया, अभी मैंने पढ़ा था देखो अभी तुमने बताया था कि सर dl ओवर dt किसके बराबर है? टॉर्क के। यही बताया था, dl ओवर dt सर की बराबर है टॉर्क के। अगर मैं ये कहूँ मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर जो ये टॉर्क है ना, वो टॉर्क लग ही नहीं रहा है, यानी कि टॉर्क कितना लग रहा हो? 0 लग रहा है। अब टॉर्क 0 कैसे लगेगा? टॉर्क 0 जैसे मान लो तुम लोग देखते हो, एक तुमने शीशा बोलते हैं, तुमने पार्कों में देखा होगा, ऐसे बीच में ज्वाइंट होता है, एक बंदा इधर बैठेगा, एक बंदा इधर बैठेगा। शीशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शीशो बोलते हैं। हाँ, मतलब जो भी बोलते हैं। ठीक है, अगर उस पर कोई चीज लेवल में है, अगर वो क्या है? लेवल में, तो इसका मतलब है उस पर नेट टॉर्क कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। तो अगर किसी चीज पर नेट टॉर्क नेट अगर 0 लगेगा, अब तुम सोचो अगर मैं यहाँ पर नेट टॉर्क को 0 करूँ तो dl ओवर dt किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। सर तिरछी गुणा कर दो, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो dl बराबर क्या हो जाएगा? 0 इंटू dt। तुम सब लोगों को पता है अगर d को खत्म करना है तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बिना इंटीग्रेशन के dA खत्म नहीं होता। सर अगर मैं यहाँ पर dl बराबर 0 dt है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इधर तो L हो जाएगा, और 0 का हमेशा क्या रहता है? 0, और साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है। इंटीग्रेशन में साथ में क्या आ जाता है? कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें मिला कि L हमारा क्या होगा? कांस्टेंट।
लेकिन एल हमारा कांस्टेंट कब होगा? जब हमारा नेट टॉर्क क्या होगा? 0। अगर हमारा नेट टॉर्क 0 होगा तो एल कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब है कंजर्वेशन होगा किसका? एंगुलर मोमेंटम, या फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं संरक्षित। क्या बोलते हैं? संरक्षित। संरक्षित का मतलब है जो सदा समान रहता है, जो सदा समान रहता है। तो ये समान कब रहेगा? ये समान तभी रहेगा जब इस पर नेट टॉर्क 0 लगा होगा, तब तुम्हारा एल क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। अब देखो एल के फार्मूला तुमको कौन कौन से पता है? एक तो एल का फार्मूला पता है आर क्रॉस, एक एल का फार्मूला पता है एल बराबर आई ओमेगा, और कुछ पता है? हाँ सर, इसको ही अगर हम लोग लिखना चाहें तो MBR sin थीटा, MBR sin थीटा, ये सब हमारे जो फार्मूला आ जाएंगे, ये सब हमारे एल के फार्मूला, ठीक है? ये है। तो क्वेश्चन में अगर तुमसे देखो, जो तुम्हारे वो होते हैं ना असेशन रीजन, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तुमसे कहेगा बताओ एल, हाँ एल बराबर कांस्टेंट, अब नीचे असेशन ये हो गया जाएगा। रीजन में तुमसे पूछेगा, रीजन में कब? जब फोर्स 0 लगा होगा तब नहीं, जब टॉर्क 0 लगा होगा। क्या होगा? टॉर्क। अगर नेट टॉर्क 0 लगेगा तभी तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब अगले पढ़ते हैं। इसके बाद में कर देगा, ठीक। देखो अगला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। मेरे पास में कोई पार्टिकल है और वो अपनी एक्सिस के अलाउंग रोटेशन कर रहा है। अब तुम जरा एक बात समझो कि मान लो मेरे पास में कोई चीज एक ये है और ये ऐसे आगे चल रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? गाड़ी तुम्हारी आगे चल रही है, गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv, सबको पता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी यही तो होती है। लेकिन अगर कोई भी बॉडी आगे चल नहीं रही है, रोटेशन कर रही है, रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, ठीक है? जैसे ये पंखा क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, तो इसकी भी तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। क्या ये आगे बढ़ रहा है? नहीं, आगे नहीं बढ़ रहा है वही, लेकिन अगर ये घूम रहा है तो इसकी भी कुछ ना कुछ क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब सर जी मैं जानता था, हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, बताओ। अभी तुम बोले 1/2 mv स्क्वायर, बस सर 1/2 mv। अब जरा सोचो सर, मेरे पास में यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल की यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है? r है। इस पार्टिकल का मास क्या है? m1, डिस्टेंस मान लो r1। एक दूसरा पार्टिकल है यहाँ, इसका मास m2, ये डिस्टेंस। ऐसे कोई भी पार्टिकल होगा जो होगा m3, ये डिस्टेंस मानी r3। तो ऐसे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखूं, मान लो इसके अंदर n पार्टिकल्स, एक दो नहीं है n पार्टिकल्स, तो पहले का m1v1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का m2v2 स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल का, ऐसे ही सर n पार्टिकल अगर हैं तो 1/2 mn bn स्क्वायर। बात समझ आ रही है? 1/2 mn bn, 1/2 mn bn स्क्वायर, ठीक है? अब एक बात जरा समझो, एक बात जरा समझने की कोशिश करना आप लोग। कैसे बताएं? जैसे इससे बता दो,
ये बैग बहुत वजन है, हल्का मत, बहुत वजन है। ठीक है, जैसे ये बैग है सर। अब इस बैग में जरा तुम ध्यान करो, इस बैग में सर एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल यहाँ भी है। जैसे तुम झूला झूलते हो, जब झूला झूलते हो तो जब तुम झूला झूलोगे तो जितनी दूर होगे उतना वेग तुम्हारा ज्यादा होगा, उतना वेग तुम्हारा क्या होगा, जितना दूर होगे तुम। कभी तुम झूला झूले ऐसे वाला झूला झूलो, तुम्हारी जो कंडलियां होती है वो कतई लास्ट में लगी हुई होती है, वो तो गलती करता है, लास्ट में भी लगाए, बीच में भी लगाए, बीच में क्यों नहीं लगाता, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो तुम्हें झूलने में मजा नहीं आएगा। तो वेलोसिटी जितनी ज्यादा होती है उतनी तेजी से तुम ऐसे करके घूमते हो, उतनी तेजी से घूमते हो। ठीक है, अब तुम समझो, जैसे मान लो ये मेरे पास बैग है और इस बैग को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ये बैग देखो घूम रहा है, सर धीरे से एक टूट ही गया है, तुम लोगों के बैग में वजन ही नहीं होगा इसलिए तो ये घूमेगा क्या है, क्यों फ्री का है क्या? देखो ये है बच्चों, ठीक है। अब जरा समझना, सर मैंने तुमसे कहा यहाँ पर जो कहीं पास में होगा, तुमने क्या किया, यहाँ पर दो लोगों को बैठा ला, एक इंसेक्ट यहाँ बैठा ला और उस इंसेक्ट से तुम बातें कर सकते हो, ठीक है। मान लो तुम उस इंसेक्ट से बातें कर सकते हो, जैसे मक्खी मूवी नहीं देखी है, हाँ करे उसी प्रकार से। एक इंसेक्ट यहाँ बैठा हुआ है, एक इंसेक्ट यहाँ बैठा हुआ है, ये घूम रहा है इस एक्सिस के अलाउंग, ऐसे घूम रहा है ऐसे। तो जो इंसेक्ट कभी पास में बैठा है वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम, और जो इंसेक्ट सबसे दूर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। जो इंसेक्ट यहाँ होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, जो इंसेक्ट यहाँ होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा। अब तुम मुझे एक बताओ, यहाँ पर जो इंसेक्ट है वो एक चक्कर अगर 5 सेकंड में लगा रहा है, तो जो यहाँ इंसेक्ट है वो एक चक्कर कितनी देर में लगा रहा होगा, वो भी तो 5 में लगा रहा होगा, वो भी किसमें लगाएगा, अरे जरा सोचो, जो इंसेक्ट यहाँ बैठा है वो भी 5 सेकंड में चक्कर लगा रहा है, तो जो इंसेक्ट यहाँ बैठा है वो भी किसमें लगा रहा है, 5 सेकंड में चक्कर लगा रहा है, यानी कि दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम। लेकिन वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम। अब हम लोग एक बात जानते हैं, B = क्या होता है, R ओमेगा। तुमने कैसे बताया कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। सर ओमेगा का फार्मूला होता है बेटा 2π/d, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/d, ये मैं बताया हूँ। तो टाइम पीरियड तो दोनों के लिए सेम है, जो पास में बैठा है और जो, तो दोनों के लिए ओमेगा भी क्या होगा, ओमेगा भी क्या होगा, सेम। दोनों के लिए ओमेगा होगा सेम, ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा। और क्यों, क्योंकि सर जी देखो, जो पार्टिकल जितनी दूर होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा। क्यों वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि उसकी डिस्टेंस ज्यादा। ओमेगा दोनों के लिए इसलिए सेम होगा क्योंकि दोनों का एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है वो क्या है, बराबर। अगर ओमेगा अगर समय बराबर है तो ओमेगा भी तुम्हारा क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं जितनी भी चीजें ये दिखा रहा हूँ, लो बैक पकड़ो, यहाँ पर हम लोग जितनी भी चीजें देख रहे हैं, सर अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ पर ये वाला एक m1 वाला है, m1 की वेलोसिटी क्या मान ली मैंने, v1, ये v1 ही तो मानी थी, v1 v2। मैं जानता हूँ कि b = किसके बराबर होता है सर, r ओमेगा। तो यहाँ जितने पार्टिकल हैं इस पर प्रेजेंट, सारे की सारों का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। ओमेगा क्या होगा सभी का, क्योंकि सभी एक चक्कर, टाइम पीरियड सभी का क्या है, सेम है। तो अगर मैं यहाँ निकालूं 1/2 m1, b1 की जगह रखूंगा r ओमेगा का स्क्वायर, r1 ओमेगा का स्क्वायर, r1 ओमेगा का 1/2 m2, ऐसे ही b2 की जगह रखूंगा r2 ओमेगा का स्क्वायर, ऐसे ही 1/2 m3, r3
ओमेगा का स्क्वायर इसी प्रकार से चलता रहेगा 1/2 mn Rn ओमेगा का, मान लो n पार्टिकल है तो ऐसे ही तो हो जाएगा। देखो इस सब में मैंने सब में ओमेगा सब में क्या लिया है सेम, लेकिन डिस्टेंस सब में क्या है अलग अलग। देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, डिस्टेंस सब में क्या है अलग अलग। अगर मैं यहाँ लूँ 1/2 m m1, ये क्या हो जाएगा m1 और यहाँ हो जाएगा R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2 m2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट वाला लिख लो अब, ठीक है, mn Rn स्क्वायर और ओमेगा का। इन सब में देखो, इन सब में क्या कॉमन है, तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर सब में क्या है कॉमन, 1/2 ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन। तो यहाँ बचा m1 R1 स्क्वायर, सॉरी हाफ नहीं लगेगा यहाँ, हाफ तो कॉमन ले लिया था ना मैंने, हाफ ले लिया था कॉमन, प्लस m2 R2 स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा mn Rn स्क्वायर, यही तो हो जाएगा सर। यहाँ पर देखो फिर 1/2 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही तुम्हें पता है mr स्क्वायर क्या होता है I, तो इसके लिए ये पहला पार्टिकल है तो इसके लिए लिखो तुम I1, दूसरे के लिए ऐसे चलता रहेगा, लास्ट के लिए सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा I। तो फाइनल तुम्हारा आंसर आएगा 1/2 I ओमेगा। ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक, अगर कोई पार्टिकल रोटेशन मोशन कर रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो 1/2 mv स्क्वायर नहीं होता है, क्या होता है 1/2 I ओमेगा, जहां I क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सब लोगों के लिए याद है, याद है नहीं याद है सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे की सारे मैं तुम्हें याद कराए थे और सारे की सारे तुम्हें याद है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब सर जी ये ज्यादा क्या तुम्हें याद करनी है, ये कुछ याद मत करो, ठीक है, ये तो डेरिवेशन टाइप का है, ये कुछ मत याद करो, सिर्फ तुम्हें बस मुंह जवानी ये पता हो कि अगर कोई चीज घूम रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, चाहिए 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। हाँ तुम बताओ, इधर देखो, क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श, आदर्श, ठीक है, देखो जो भी है ये ऐसे चल रही है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv। अब ये इसमें मैंने छेद किया, अब इसे मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, अब क्या होगा I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई चीज घूम रही है तो 1/2 I ओमेगा। और साइकिल के पहिए में कौन सी होती है I ओमेगा, क्यों अगले नहीं चलता है वो? साइकिल का पहिया घूमता भी है और आगे भी चलता है, उसमें दोनों होते हैं, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। हाँ ठीक, नहीं तो अगर तुम बैठे हो उसके अंदर तो तुम रोटेट थोड़ा, तुम सर्कुलर मोशन में, तो तुम सर्कुलर मोशन में तो अलग, पहिए का अलग होगा, उसका 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। बता दिया।
कर लिया? ठीक है, अगले बढ़े। चलो अगले बढ़ते हैं। कर दूं रफ? अब देखो, एक बात जरा सोचो, अभी ये पंखा चल रहा है रोटेशन कर रहा है अपने एक्सिस के थ्रू। चलो मैं अभी चटकनी बंद कर दूं, ये चलना बंद हो जाएगा और ये रुक जाएगा, धीरे धीरे क्या होने लगेगा? ये रुक क्यों रहा है? ये रुक क्यों रहा है? मेरे ये समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं इसे बंद कर दूं तो ये पंखा धीरे धीरे रुक क्यों रहा है? बोलो। अगर मैं इसे बंद कर दिया तो ये पंखा धीरे धीरे रुक क्यों रहा है? क्योंकि इसमें दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, घर्षण बल हो सकता है, बहुत सारे बल हो सकते हैं, उनके कारण इस पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। इसमें यही कहा गया, अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके कारण ये धीरे धीरे रुक जाएगा, और कोई फोर्स लगेगा तो 100% तुम्हें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी कि वर्क डन होगा। अगर कोई भी चीज रोटेशन मोशन में है, यानी कि घूम रही है, अगर कोई चीज घूम रही है और धीरे धीरे या तो उसकी गति तेज हो जाए या उसकी गति क्या हो जाए? धीरे हो जाए। या तो उसकी गति तेज हो जाए या फिर धीरे हो जाए। अगर कोई चीज रुकी हुई है और तुम उसे घुमाने लगे तो उसकी गति हो जाएगी तेज। गति तेज हो गई तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और अगर उसकी गति धीरे हो गई तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जैसे तुम्हारी मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाई थी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी तुम्हारी? टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही इसमें है टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन मान लो मैंने W किया, रोटेशनल एनर्जी, पहले मेरा कोई बॉडी है जिसका मास क्या है? m 1/2, लेकिन इसमें रोटेशनल में तो सर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। मान लो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I, और घूम रही थी तो ω2 स्क्वायर, और बाद में हो गया ω1 स्क्वायर। जैसे मैंने कहा अभी ये पंखा है, अभी ये पंखा घूम रहा है, मैंने बंद कर दिया, इसकी गति क्या हो जाएगी? ओमेगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ओमेगा कम हो गया तो पहले कितना था? पहले था मान लो ω1, पहले था ω1, जिस एक्सिस के थ्रू ये घूम रहा था तो 1/2 I1 ओमेगा, अब सॉरी 1/2 I ω1 स्क्वायर। अब इसकी गति जब कम हो गई, ओमेगा कम हो गया, ओमेगा कम हो गया तो 1/2 I ω2 स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? तुम्हारा वर्क डन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्क डन। अब तुम चारों बताओ, मुझे एक बार बताओ, मैंने तुमसे कहा ये पंखा है ना, ये 60 रोटेशन कर रहा है पर 60 रोटेशन पर मिनट, 60 रोटेशन पर मिनट। ओमेगा क्या होगा बताओ? 60 रोटेशन 1 मिनट में कर रहा है तो ओमेगा क्या होगा इसका? मुझे निकालना पड़ेगा ओमेगा ना। ठीक, देखो मैंने तुमसे पूछा है, देखो तुम अपने आप खुद ही बताओ, 1 मिनट में कितना रोटेशन करना है? तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना करेगा? अरे बोलो ना, एक तो बोलो ना, 1 करेगा। कितना करेगा? 1 करेगा। ठीक है, वो 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाता है? 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड, फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है?
ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन 2 पाई न्यू। कितने चक्कर लगा रहा है ये? फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 1। तो ओमेगा का आंसर क्या आ गया? 2 पाई आंसर। सही है। तो अगर तुम्हें कभी भी ओमेगा निकालने के लिए पूछे तो ऐसे बता सकते। सही है, ठीक। अब बताओ मुझे एक क्वेश्चन और बताओ। यही पंखा है, ये पंखा, इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड। अगर इस पंखे का टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो बताओ इसका ओमेगा कितना है? कितना है? सही, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई। और टी की वैल्यू 2 सेकंड है, तो 2 से 2 कटेगा, सिर्फ क्या बचा? ये छोटी बातें हैं, पता होनी चाहिए। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बता दिया? क्वेश्चन बोले लिख लोगे तुम? लिखोगे? क्वेश्चन लिखना। ए व्हील इज रोटेटिंग, ए व्हील WHEEL, व्हील मतलब पहिया, ठीक है। ए व्हील इज रोटेटिंग ए रेट ऑफ, ए व्हील इज रोटेटिंग ए रेट ऑफ 1000 RPM, 1000 RPM। RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 10⁶ जूल, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 10⁶ जूल। Determine the moment of inertia. Determine the moment of inertia of the wheel. Determine the moment of inertia of the wheel, of the wheel about its axis of rotation, about its axis of rotation, about its axis of rotation, about its axis of rotation। बोलो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन करते हैं ना। देखो, तो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में कहीं क्या है। क्वेश्चन में तुम्हें एनर्जी दे रखी है, एनर्जी कितनी है? ओमेगा कितना दे रखा है? ओमेगा तुमसे कहा गया है कितने रोटेशन कर रहा है? 1000 रोटेशन। अब तुम चारों निकाल के बताओ मुझे ओमेगा कितना होगा। बताओ फटाफट ओमेगा कितना आएगा, और सब भी निकालो। ओमेगा कितना आएगा इसका? बताओ, अब तक निकाल देना चाहिए था। निकाल लो, कहाँ है? यहाँ निकाल देनी है। 16.6 आ गया। तुम डरा लिख लो, कैसे निकालो? सही 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 गलत तो देखो सर, सबसे पहले इन्होंने बोला 1000 रोटेशन पर मिनट। सबसे पहले मिनट को किस में खत्म करो? 0 से,
ये क्या निकल के आ रही है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या निकल के आ रही है? फ्रीक्वेंसी। अब तुम्हें अगर ओमेगा निकालना है तो 2 पाई ऐसे ही न्यू की वैल्यू कितनी आई? 100/6। 2 से काटो, 2 तिया, तो आंसर कितना आया? 100 पाई/, ओमेगा की वैल्यू आई 100 पाई/3 आ गई ओमेगा की वैल्यू। अब सर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमसे आई पूछा था। तुम लोग जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता था रोटेशन में 1/2 आई ओमेगा। आई दिया है 10⁶। वो काइनेटिक एनर्जी 10⁶। ओमेगा कितना है बेटा? 100 पाई/3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 को इधर ले जाओ, 2 गुणा 10⁶ आई। बेटा यहाँ पर 10 की घात कितना हो जाएगा? 4 पाई²/9। 3 तिया 9। ये 10 की घात 2 है, 10 की घात 2 का स्क्वायर 10 की घात 4। 9 दूनी 18 गुणा 10 की घात 4 6। और आई एक बात और याद रखियो, मतलब तुम लोग वैसे मेमोरी में याद कर लो बेटा, पाई का मान सबको पता है 3 पॉइंट। अगर इसका मैं स्क्वायर करूं, इसका मैं स्क्वायर करूं तो इसकी वैल्यू 9.8 कुछ आती है। 9.8 कुछ आती है। ठीक है, 9.8। तुम लोग सिंपल करने के लिए पाई स्क्वायर की वैल्यू कितना लिया करो? 10। ठीक है, जहां भी तुम्हें पाई स्क्वायर दिखे वैल्यू क्या ले लो? 10 ले लो। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 10 लूंगा, 10 तो 10 ये और 10 की घात 4 ये, 10 की घात 5। इससे ये काटूंगा, इससे ये, तब भी तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। देखो ऐसा आई बराबर 18 गुणा 10 की घात 6/10 की घात 5। ये जब ऊपर जाएगा तो 5 किस में हो जाएगा? माइनस में। 10 की घात 6 गुणा 10 की घात -5 कितने बचेंगे? 10 बचेंगे, यानी कि 180। सही है, सही है, ये हो जाएगा 180। ठीक है, और जो कतई करेक्ट आंसर होगा वो 180 से थोड़ा सा कम होगा, कतई थोड़ा सा कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 9.8। मैंने कितनी ली? 10। ठीक है, तो थोड़ा अंतर आ जाता है। बता लिया? फिर अगला क्वेश्चन लिखो। लिखना मिनट बेटा। देखो आई है, आई क्या होता है? mr स्क्वायर। mr मास क्या होता है? kg मीटर स्क्वायर। ये ठीक है, kg मीटर स्क्वायर। ये चलो क्वेश्चन लिखना। an energy of 484 joule, an energy of 484 joule is spent in increasing the speed of flywheel, speed of flywheel 60 rpm to 360 rpm, 60 rpm to
360 RPM. Calculate moment of inertia. Calculate moment of inertia. Moment of inertia of flywheel. Calculate moment of inertia of flywheel. तुम्हें उस फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। अब फ्लाईव्हील क्या होता है पहले ये देखो। फ्लाईव्हील को हम लोग कैसे कहेंगे? तुमने कभी इंजन देखा जो गांव में इंजन चलते हैं, उनमें वो आगे का वो लगा हुआ होता है जो घूमता है, वो एक प्रकार का व्हील है। व्हील मतलब पहिया, ठीक है। ये कोई लकड़ी ले लो, कोई लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी मोटी लकड़ी है, उसका गोल वो क्या हो जाएगा? पहिया हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पहिया एक प्रकार का, ठीक है। उसे फ्लाईव्हील बोलते हैं उस टाइप का। ऐसा कोई पहिया जैसे ये है, ये मान लो भरतल होगा, करीब भरतल, और इसे मैं ऐसे काट देता तो ये पहिया बन जाता। इसी का बोलते हैं हम लोग फ्लाईव्हील, ये फ्लाईव्हील, ठीक है। तो कोई गोल चीज उसको हम लोग फ्लाईव्हील बोलेंगे। बताओ क्या होगा आंसर? तुम्हें वर्क डन दिया है I ओमेगा 2 स्क्वायर, I ओमेगा 1 स्क्वायर, ये लगेगा, क्या हो जाएगा? I ओमेगा 2 स्क्वायर, I ओमेगा 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा? सबसे पहले ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालो। कितना है ओमेगा 1? ओमेगा 2 12 पाई, ठीक है। बेटा पहले दिया है 60 आरपीएम। 60 आरपीएम का मतलब क्या है? रोटेशन पर मिनट। तो सबसे पहले तुम ओमेगा 1 निकालो, 60/60 एक आ गया। अगर तुम ओमेगा 1 निकालोगे तो 2 पाई न्यू 1। ओमेगा 1 कितना आया? 2 पाई। उसके बाद में न्यू 2 360/60 कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? अब तुम ओमेगा 2 निकालोगे तो 2 पाई न्यू 2, तो 2 पाई यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 6। आंसर कितना आएगा? 12। अब ओमेगा 1 का भी वैल्यू आ गया और ओमेगा 2 का भी। इन दोनों में क्या कॉमन ले लूं? 1/2 आई कॉमन ले लिया, तो ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। अब देखो वर्क डन कितना दिया है? 484 जूल, 484 जूल। अब देखो ओमेगा 2 स्क्वायर करूं, 12 का स्क्वायर 12 बोलो 144 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 का स्क्वायर। इन दोनों को आपस में घटाएंगे, 2 की इधर गुणा कर लो, 484 गुणा 2। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 140 पाई स्क्वायर आई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 484 गुणा 2, 140। पाई स्क्वायर का मान कितना ले लूं मैं? 10 ले लिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेना, गुणा भाग तो कर ही लोगे, गुणा भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना। ऐसे आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो आगे बढ़े।
अगला हेडिंग करो, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, अब देखो अगर दुनिया में कोई भी चीज रोल कर रही है, तुम्हारी साइकिल का पहिया, ध्यान करना, कोई भी तुम्हारा साइकिल का पहिया होगा, वो अगर घूम रहा है, उसका ये क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास होता है, ये घूम रहा है यानी कि आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो ये रोल भी कर रहा है और ये आगे भी बढ़ रहा है। देखो कोई भी साइकिल का पहिया होता है, वो घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। जो ये घूम रहा है वो तो चलो सही है सर, मान लो ओमेगा से घूम रहा है, और जो आगे बढ़ रहा है वो वेलोसिटी मान ली मैंने बी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, खुद जरा सोचो सर, कोई भी चीज, एक साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया तुम सब लोगों ने देखा होगा, साइकिल का पहिया। अब देखो साइकिल के पहिए में कोई ऐसी चीज होती है जो नहीं घूमती है, उसी के ऊपर तो कैंची रखी हुई होती है। साइकिल की कैंची जिसके ऊपर रखी हुई होती है वही तो नहीं घूमता है, बाकी सारी चीजें तो समझ आ रहा है, धुरी, हाँ धुरी बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कैंची रखी होती है साइकिल की, वो नहीं घूमती है, बाकी सारी चीजें घूमती है। अब तुम समझो ये है धुरी, ये धुरी है, ये कोई तुम्हारा साइकिल का पहिया है, ये इसकी तिल्लियां हैं, ठीक है। अब तुम समझना, ये धुरी नहीं घूमेगी। अब कभी प्लेन रोड है ना, ऊपर नीचे कतई रोड में है, तो ये धुरी है, ये तो सीधी चलेगी, या कभी यहाँ है कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसे होगा क्या? धुरी कैसी रहेगी? बिल्कुल सीधी। अगर सीधी चलेगी तो अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी देखूंगा तो 1/2 mv², 1/2 mv। दुनिया में अगर कोई चीज सीधी चलेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होगी। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पर मान लो इस तिल्ली में या इस टायर पर कोई एक बिंदु है, ये बिंदु तो घूम रहा है, ये बिंदु क्या कर रहा है? अगर कोई चीज घूमेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा। अगर मैं कोई रोलिंग मोशन है, उस रोलिंग मोशन के अंदर अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी देखूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है सबसे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक। बेटा जो चीज ये सीधी चल रही है ना, उसे बोलेंगे हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और जो चीज घूम रही है उसे क्या बोलेंगे? रोटेशनल। मान लो मैंने कहा पूरा पहिए का मास m है, पूरे पहिए का मास m, तो रोटेशनल के कारण सर जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और आगे चलने के कारण हाफ mv। लेकिन ये वेलोसिटी हम किसकी लेंगे? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ, जहां पर बॉडी का सेंटर ऑफ मास है हम वहां लेंगे। तो ये होगा हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी जब कोई बॉडी घूमते हुए आगे बढ़ रही है, जैसे तुम्हारी साइकिल का पहिया घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में ये होता है। तो ये तुमको याद रखनी है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा,
अब देखो, जैसे मुझे ये बताओ, कुम्हार जो होता है, कुम्हार क्या चलाता है? चाक चलाता है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाँ, हाफ आई ये वाली होगी क्या? कि उसका चाक अगले बढ़ता ही नहीं है, वहीं रहता है, वहीं तो रहता है, सही है, उसका चाक अगले नहीं बढ़ता है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा मान लो ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल का मैंने ढक्कन बांधा और अपनी मोटरसाइकिल में बांध दिया। अब ये बोतल कहाँ जा रही है खिंचड़ते हुए? इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv, सही है, सही है। अब मुझे बताओ, पहाड़ है, पहाड़ से कोई चीज़ नीचे आ रही है, एक चीज़ है कि वो रोलिंग मोशन कर रही है और एक है वो फिसलते हुए आ रही है। फिसलना जानते हो ना? फिसलना मतलब रोलिंग मोशन नहीं है, ऐसे आ रही है फिसलते से, ठीक है, फिसलते हुए आ रही है, ठीक है। जैसे तुम लोग उस पर, वो पार्कों में लगा हुआ नहीं होता है, उस पर बैठते हो, नीचे फिसलते हो, ठीक है। तो अगर कोई फिसलते हुए कोई चीज़ नीचे आएगी तब हाफ mv, लेकिन अगर कोई लुढ़कते हुए नीचे आएगी तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों हो जाते हैं, तब ये दोनों। उसके बाद में दो टाइप के रोलिंग मोशन होते हैं। एक होता है बच्चों प्योर रोलिंग मोशन, अगर एक प्योर है तो दूसरा इनप्योर। अब देखो प्योर रोलिंग मोशन क्या है, तुमने अभी गन्ने का सीजन आने वाला है, तुम लोग देखोगे गन्ना हमने खेत में अपनी ट्रैली में भर दिया, गन्ना ट्रैली में भर दिया, ये अभी चौमासे निकले थे तब भी देखा था हमने। अब गन्ना ट्रैली में भर दिया, अब चक्रोट से गन्ना निकल रहा था, ट्रैली फंस गई। फंसने का मतलब क्या है? फंसने का मतलब ये है ट्रैक्टर बहुत ही जोर लगा रहा है, ठीक है, वो या तो ट्रैली नहीं निकल रही, गड्ढे में फंस गई है, या दूसरा ऐसा है कि ट्रैली खड़ी है और जो ट्रैक्टर का पहिया है ना पीछे वाला, वो घूम तो रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा देखा है कभी? ट्रैक्टर का जो पहिया होता है पीछे वाला, आगे वाला पीछे वाला, आगे वाला घूमता है क्या? आगे वाला इंजन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो तो बेचारा मजबूरी में घूमता है। जैसे तुम्हारी गाड़ी का पीछे वाला पहिया घूमता है, आगे वाला नहीं घूमता है, ठीक है, वो तो मजबूरी में घूमता है, जब पीछे वाला चल रहा है तो ये चलना पड़ेगा, मजबूरी है। तो वही है प्योर रोलिंग का मोशन, मतलब ये हो गया कि इनप्योर रोलिंग का मोशन ऐसे होता है कि पहिया घूम तो रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, उसे बोलेंगे इनप्योर रोलिंग मोशन। या कभी कभी तुमने ऐसा भी देखा होगा, घूम तो तेजी से रहा है लेकिन बढ़ धीरे धीरे रहा है, कभी देखा है? ऐसा देखा होगा कि पहिया फंस जाता है तो बहुत राउंड लगाता है, जब वो बहुत रेस देता है, बहुत राउंड लगाता है, तो पहिया घूम रहा है तेजी से लेकिन वो बढ़ धीरे धीरे रहा है, ठीक है। ऐसे इसको भी क्या बोलेंगे? इनप्योर रोलिंग मोशन। क्या बोलेंगे हम लोग? इनप्योर रोलिंग मोशन। तो सर प्योर रोलिंग मोशन क्या है? प्योर रोलिंग मोशन ये है, अभी तुम साइकिल उठाओगे, साइकिल चलाओगे रोड पे, तो वो कभी प्योर रोलिंग मोशन है। जितनी तेजी से उसे घुमाओगे साइकिल उतनी ही तेज जाएगी, उसे बोलेंगे हम लोग प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। अब इनप्योर रोलिंग मोशन का मतलब समझो। सर ऐसा है कि साइकिल में, हमारे साइकिल के पहिए में ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, इसकी तरफ आगे की ओर है BCM ही तो है। अब देखो ये जो पहिया घूम रहा है, ऐसे ही तो घूम रहा है ओमेगा से। अब तुमने अभी बताया कि सेंटर से जितनी दूर, जहां से पहिया घूम रहा है, जितनी दूर हो गए उतनी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा। तो अगर मैं बिल्कुल एक लोएस्ट पॉइंट पर जाऊं, मैं वो पॉइंट पर जा रहा हूं जहां पर ये जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जहां पर जमीन पर रखा हुआ है। अगर मैं इस पॉइंट पर जाऊंगा, लोएस्ट पॉइंट पर, तो आगे की ओर वेलोसिटी क्या होगी? अगर इसकी रेडियस बेटा r है तो आगे की ओर, इधर की ओर क्या होगी? देखो ऐसे तो घूम रहा है, खुद बताओ, पहिया ऐसे घूम रहा है और जा कहाँ रहा है? आगे। ऐसे तो पहिया घूमता है, तुम्हारी साइकिल का पहिया ऐसे तो घूमता है या ऐसे घूमता है? ऐसे तो घूमता है। तो पहिया अगर तुम्हारा ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, वो वाला टायर पर जो पॉइंट है वो कहाँ जाएगा? पीछे की ओर। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अगर पहिया ओमेगा से घूम रहा है तो पीछे की ओर वेलोसिटी क्या होगी? आर ओमेगा।
और ये जो पहिया है वो आगे भी तो जा रहा है, आगे की ओर किस वेलोसिटी से जा रहा है? इस b से, इस अगर आगे वेलोसिटी और पीछे वेलोसिटी, यानी कि अगर b r ओमेगा के क्या हो बराबर, अगर आगे वेलोसिटी b है, पीछे वेलोसिटी r ओमेगा क्यों आई? पहिया घूम रहा है, पहिया घूम रहा है, तो लास्ट पॉइंट पर पीछे वेलोसिटी क्या होगी? r ओमेगा। आगे की ओर वेलोसिटी क्या है? b, क्योंकि पहिया घूमने के साथ कहां बढ़ रहा है? आगे की ओर। अगर ये दोनों वेलोसिटी बराबर होंगी, इसका मतलब ये है कि नेट वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, नेट वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट किसके इक्वल होगी? 0। अरे जितनी वेलोसिटी आगे उतनी वेलोसिटी पीछे, तो नेट वेलोसिटी कितनी बची? 0। तो उस मोशन को हम लोग बोलेंगे प्योर रोलिंग, इसे बोलेंगे हम लोग प्योर रोलिंग मोशन। इस ये प्योर रोलिंग मोशन। तो प्योर रोलिंग मोशन में लोएस्ट पॉइंट पर नेट वेलोसिटी ऑलवेज किसके बराबर रहती है? हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 0 रहती है। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इन प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन में पहिया कभी फिसलेगा नहीं, ठीक है? तुम लोग साइकिल चलाते हो, पहिया कभी फिसलता है? फिसलता ही नहीं। अगर पहिया फिसलता ही नहीं तो वो कौन सी मोशन है? प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है? तो वो प्योर रोलिंग मोशन ये इन प्योर रोलिंग मोशन में पहिया फिसलने लगेगा। इस कमरे में गर्मी काफी ज्यादा हो जाती है, ठंडों में सही होगा, ठंडों में आराम से कोई दिक्कत नहीं। ठंडों में दिन होते हैं छोटे। हो गया प्योर रोलिंग मोशन। उतार लिया। अब हम बात कर रहे हैं इनप्योर रोलिंग। बेटा इनप्योर रोलिंग मोशन में क्या होगा? स्लिप होगा तो पीछे आर ओमेगा ज्यादा और ये आगे चलेगा कम, या तो कम चलेगा या चलेगा ही नहीं, या कम चलेगा या फिर। तो इनप्योर रोलिंग मोशन तब होगा जब वेलोसिटी b कम होगी किससे? आर ओमेगा से। वेलोसिटी अगर सोचो सर अगली वेलोसिटी कम होगी, पीछे वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है? तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे इनप्योर रोलिंग मोशन। और ऐसे मोशन में नेट वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट 0 नहीं होती। एट लोएस्ट पॉइंट नेट वेलोसिटी इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं। अच्छा ये लिखा है बेटा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? इज नॉट, ये लिखा है नॉट, इज नॉट इक्वल टू 0। लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 के इक्वल नहीं होती। सही हो गया। फिर एक डेरिवेशन होता रहेंगे इसका, तभी छुट्टी कर देगा। टाइम नहीं बढ़ रहा है क्या? हाँ टाइम नहीं बढ़ रहा है, घड़ी में गड़बड़ी है, मोबाइल देखते रहना, कहीं रुक गई हो। हाँ मेरी ट्रेन जुड़ जाएगी, घर वाले बहुत मारेंगे, मैंने आया नहीं। निकाल लिया
ठीक है, अगले बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, एक पॉइंट और सर, जरा सोचना, एक इनक्लाइंड प्लेन है। अब जरा सोचो, एक इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इनक्लाइंड प्लेन है, इसे इनक्लाइंड प्लेन तो बोलेंगे। इस इनक्लाइंड प्लेन पर एंगल क्या मान लिया? थीटा। एंगल मान लिया थीटा। मैंने यहां पर एक पहिया रख दिया, सिर्फ रखा है पहिया, और रख के पहिया छोड़ दिया, रख के पहिया छोड़ दिया। अगर इस पहिए को मैंने छोड़ दिया, चलो ठीक है, अब ये पहिया कहाँ आएगा बोलो? नीचे। पहिया आएगा नीचे। अगर ये पहिया नीचे की ओर आएगा, मैंने कहा मान लो पहले जो ये पहिया रखा हुआ था, ये कितनी हाइट पर रखा हुआ था? h पर। अगर ये पहिया पहले रुका हुआ है और ये कितनी हाइट पर है जमीन से? h पर, तो इसके पास में टोटल एनर्जी कितनी है? चलो बात करें। अब ये पहिया लुढ़कते लुढ़कते कहाँ आ गया? नीचे। नीचे, नीचे जमीन पर आ गया, जमीन पर आ गया। ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने? B। मैंने कहा बताओ अब इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी है? यहाँ इसकी क्या पूछ ली? वेलोसिटी। देखना इधर क्वेश्चन एक बार गौर से करना बेटा। ऐसा है, अभी ये पहिया A पॉइंट पर, तुम्हें एक बात पता है, एनर्जी ऑलवेज क्या रहती है? एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही तो होती है। अगर मैं तुमसे कहूं टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर और टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर क्या होगी? सेम। अरे जितनी एनर्जी यहाँ होगी उतनी एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है? बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अब मैं बताऊं ए पर बॉडी रुकी हुई है। ए पर बॉडी क्या है? रुकी हुई है। क्या घूम रही है? नहीं घूम रही है, तो रोटेशनल क्या हो जाएगा? जीरो। रोटेशनल जीरो और काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर भी जीरो। अरे रुकी हुई है, क्या ऐसी है? रुकी हुई है, तो ओमेगा भी जीरो और वेलोसिटी भी जीरो। अब देखना, तो यहां पर अगर मैं कहूं टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही बी पॉइंट पर भी टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस, अब बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी? तो जमीन से कितनी ऊंचाई पे है? एच पर। बोलो mg, यही तो होगी, बराबर बी पॉइंट पर आ गया। बी पॉइंट पर क्या ये जमीन पर नहीं आ गई है? कहाँ गई है? और जब ये नीचे आई होगी तो ये घूम भी रही होगी और आगे भी बढ़ रही है। अगर घूम रही है तो 1/2 आई ओमेगा, और आगे बढ़ रही है तो 1/2 mb क्या जमीन पर आ गई? अगर जमीन पर आ गई तो h का मान जीरो। अगर h का मान जीरो यानी कि mgh जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। चलो ठीक है। अगर ये सब ये हो गया, मैं एक बात जानता हूँ कि b किसके बराबर होता है? r ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? b अपॉन r। ओमेगा बराबर, देखो b बराबर r ओमेगा, तो ओमेगा बराबर b अपॉन। तो यहाँ हो गया mgh 1/2 आई, ऐसे ही ओमेगा की जगह b अपॉन r का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1/2 mb, यही तो है 1/2 mb स्क्वायर। मैंने इन दोनों में क्या कॉमन है? 1/2 b स्क्वायर कॉमन है, 1/2 b स्क्वायर। तो यहाँ बचा i अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा? सिर्फ यही तो बचा। ये क्या है सर? mgh।
अगर मुझे बी स्क्वायर निकालना है बच्चों, देखना जरा, मुझे बी तो 2 की पहले उतर गुणा करो तो 2mgh, और ये पूरी वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे, I बटे आर स्क्वायर प्लस एम, ये वैल्यू आई बी स्क्वायर। अगर मुझे बी निकालना है तो अंडर रूट 2mgh I बटे आर स्क्वायर प्लस, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा और फेरबदल करूंगा, जल्दी से लिखना, अभी इसमें और फेरबदल कर देगा और सरल कर देगा। क्या डेरिवेशन अभी तो बहुत रहेगा इसमें। अच्छा एक बताओ, रेडियस ऑफ वेरिएशन क्या होता है? अंडर रूट, हाँ बिल्कुल सही, अंडर रूट आई अपॉन एम, या फिर आई बराबर ऐसे भी तो, ये भी तो फार्मूला होता है रेडियस ऑफ वेरिएशन में, आई बराबर एम के स्क्वायर या फिर के बराबर अंडर रूट आई बटे एम, ये फार्मूला ऐसे होता है। यहाँ से जाने के बाद तुम लोग घर जाओगे, कल घर जाके जरा मेहनत से पढ़ लेना। तुम लोगों से बीएससी फर्स्ट ईयर कौन है? बीएससी फर्स्ट ईयर 1 2 3 4 5, और सेकंड ईयर 1 2 अच्छा 4, आपका सेकंड ईयर तो लोगों ने गैस पेपर खरीद लिए? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर गैस पेपर खरीदे नहीं खरीदे? खरीद लो, एक दिन में खत्म हो जाएंगे, तो महंगी है क्या? जो मैं यहाँ पर जो लिखवा रहा हूँ ना डिजिटल बोर्ड पे, जो भी डिजिटल बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, ये जिस दिन पेपर होगा उस दिन के बाद अगले दिन तो पेपर लेके आ जाना, पूरा पेपर इसी से निकाल दूंगा लिखे हुए से। ठीक है, अब वो बात अलग है, वैल्यूज अलग हो जाती हैं, क्वेश्चंस की वैल्यू अलग हो जाती है, क्वेश्चन भी उसी टाइप से आएगा, पूरा की पूरा पेपर उसी प्रकार से, बाहर से पेपर नहीं आएगा। हो गया ये भाई? अब देखो सर, अगर मैं I बराबर क्या रखूं, एम के स्क्वायर 2mgh, I बराबर एम के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एम। बेटा इन दोनों में एम क्या है, कॉमन। इन दोनों में अगर m कॉमन है तो m को कॉमन लिया तो बचा k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1, और m से m खत्म, तो b बराबर आया अंडर रूट 2gh k स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस 1। ये तुम्हारी किताबों में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये देखने को मिलेगा अंडर रूट 2gh बटे के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस 1। ये तुमको याद करना पड़ेगा कि कोई भी बॉडी अगर ऊपर से रोटेट करते हुए नीचे आ रही है, लेकिन याद रखना यहाँ पर ये रोटेशन कैसा है, प्योर रोलिंग मोशन है, ये ध्यान रखना कैसा है, हाँ प्योर रोलिंग मोशन है। कहीं तुम ये मत समझना कि वो ऐसे जैसे तुम पहाड़ कैसे नीचे आते हो आराम से सरकते हुए नहीं आ रहा, ये पहिया कैसे आ रहा है, लुढ़कते हुए आ रहा है, लुढ़कते हुए, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर ये प्योर रोलिंग मोशन है, प्योर रोलिंग मोशन के लिए है अंडर रूट 2gh बटे के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब एक बात और बताओ, जरा सोचना, तुमने सभी लोग ध्यान दो, एक चीज ऐसे पहाड़ है,
पहाड़ से तुमने कोई किसी पहिए को छोड़ा, वो क्या किया, वो घूमा नहीं, वो फिसल गया। फिसलना जानते हो? फिसलने का मतलब ऐसे घूमेगा नहीं, फिसलते हुए नीचे आएगा। अगर वो चीज फिसलते हुए नीचे आएगी, कोई भी चीज अगर फिसलते हुए नीचे आएगी, क्या वो घूमेगी? अगर नहीं घूमेगी तो क्या इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी होता है जब कोई बॉडी घूमेगी। अगर रोटेशन नहीं करेगी तो उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम किस एक्सिस के अलोंग निकालोगे? कोई एक्सिस ही नहीं है। रोटेशन मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब आएगा जब कोई बॉडी घूमेगी। अब जब कोई बॉडी घूमेगी ही नहीं तो उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा यानी कि आई क्या हो जाएगा? जीरो। अगर आई जीरो हो जाएगा, अच्छा आई जीरो या फिर यहाँ पर रखो, आई का मतलब के जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो के, क्योंकि फिर तो ना उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ होगा ही नहीं। अगर तुम इसमें देखो, अगर तुम इसमें के को जीरो करोगे, के को जीरो करोगे तो ये पूरी वैल्यू नीचे क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो में एक जोड़ोगे तो एक, तो नीचे कुछ लिखो चाहे तो ये पता है कौन सी वेलोसिटी का फार्मूला है? ये फार्मूला तब आता है जब ऊपर से ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से कोई ब्लॉक को तुम नीचे छोड़ दो, ठीक है, नीचे आ रहा होगा तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी उसका फार्मूला ये है √2gh। या फिर अगर मैं यहाँ से कोई चीज h हाइट से कोई चीज छोड़ दूं तो जमीन से जस्ट टकराने से पहले जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? √2gh। ठीक है, ये वो वेलोसिटी बन जाएगी, कि अगर कोई चीज घूमेगी नहीं तब, और अगर कोई चीज घूम के आ रही है तब तो कोई बात नहीं। इसे उतार लिया था तुमने? ये चीज पेन पर कोई चीज चल रही है? नहीं, ये ऊपर से आ रहा है तब। हाँ, बताओ, एक मुझे आंसर बताओ, तुम लोग क्वेश्चन बताना। सेम हाइट पर, सबकी हाइट सेम है, एक ही हाइट पर, जैसे ऐसा कोई प्लेन है ना, ऐसे नीचे ढालू प्लेन है। मैंने एक लाइन से जैसे यहाँ पर मान लो ऐसे ढालू प्लेन है, एक जगह रख दिया डिस्क, एक क्या रख दी, उसके बराबर में रख दिया मैंने रिंग, क्या रख दिया, उसके बराबर में मैंने रख दिया सॉलिड स्फीयर, और सबकी रेडियस सेम है, और सबका मास भी सेम है। ठीक है, तीन चीजें रखी हैं सेम हाइट पर, ऐसे सेम हाइट पर तीन चीजें रखी हैं। पहला डिस्क, फिर तुम्हें बताना है नीचे किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, किसकी वेलोसिटी सबसे कम। सही है? वेलोसिटी का फार्मूला √2gh प्लस या फिर अच्छा यहाँ बनाएगा, यहाँ बनेगा 2mgh I/r² प्लस ये था। अब तो मुझे बताना सर, m तीनों के सेम है, ऊंचाई भी तीनों की, g भी तीनों की, रेडियस भी तीनों की, तो b बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों के सेम। सही है? नहीं समझ में आया? तो देखो ये फार्मूला था, ये किसका फार्मूला था? अब वेलोसिटी का बताओ सर जी। m तीनों के, r तीनों के लिए, h भी तीनों की, और ये मास भी और g भी, और दो कांस्टेंट है, तो सिर्फ क्या बचा? √i बचा। तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √i। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है जिसका i ज्यादा उसकी b कम, जिसका i ज्यादा उसकी b कम। अब कोई रिंग है, कोई रिंग जब नीचे घूमेगी तो वो अपने सेंटर के अराउंड घूमेगी। किसके अराउंड? सेंटर के अराउंड अपने को घूमती है, सेंटर के अराउंड घूमती है। तुम चारों बताओ, चारों
डिस्क का सेंटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का, चलो रिंग का बताओ सेंटर के अराउंड mr², सॉलिड स्फीयर का बताओ सर, कौन सा सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, अरे सर मैं 2 को इससे भाग दूंगा तो यहाँ आएगा 0.5 mr², यहाँ पर तो mr, और 5 को जब 2 से भाग दूंगा तो 0. तो बताओ जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा उसकी वेलोसिटी सबसे कम, तो किसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, रिंग की, उससे ज्यादा किसकी होगी। अच्छा अब देखो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा होगा सॉलिड की, किसकी होगी, और बीच में फिर बेचारा कौन रह गया, ऐसे 4 ऑप्शन में दिया होता है, ऐसे ये 4 ऑप्शन में दिया होता है, ठीक है। इसके बाद हम अगले और भी बात करेंगे इसकी, ठीक है, इसके बाद हम इसकी और बात करेंगे, अभी ये चल रहा है यहीं पर, और अभी मतलब ज़्यादा कुछ करना मत, खाली मैंने थोड़ा बता दिया है तुम्हें, ठीक है। अब जब भी हमारी क्लास होगी, इसके बाद में हमारी जब भी क्लास होगी तब हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे और आपसे और आपको बताएंगे, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहना, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा आज, ठीक है, और हाँ जो पीडीएफ फॉर्म में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, आप लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, ठीक है, और साथ में उसके सॉल्यूशंस भी भेज दूंगा आपको, जिससे कि ज़्यादा परेशानी ना हो, सॉल्यूशंस रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है।